उत्तर प्रदेश के एक गांव की ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है। यह उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो बहुत शांति से घटी, बिना शोर शराबे के, लेकिन जिनकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। यह कहानी उस गांव की है जहां लोगों ने परंपराओं पर दोबारा सोचने की हिम्मत की, जहां आत्ममंथन हुआ और जहां ब्राह्मणों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनवाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ये सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं, बल्कि सोच के बदलने, बराबरी को स्वीकार करने और इंसानियत को प्राथमिकता देने की सच्ची दास्तान है। सुबह का सूरज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की गलियों पर उतर रहा था। गांव का नाम ज्यादा मशहूर नहीं था, मगर उसकी मिट्टी में सदियों की कहानियां दबी थीं। कच्चे पक्के घर, पीपल का पुराना पेड़, मंदिर की घंटी और पास ही बहती एक छोटी नहर, सब कुछ जैसे रोज की तरह था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। गांव के लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर इकट्ठा हो रहे थे। बात कोई साधारण नहीं थी। आज उस जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित होनी थी, और यह मूर्ति किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि गांव के ब्राह्मण परिवारों की सामूहिक पहल से बनवाई गई थी। इस गांव में जातियों के नाम से लोग एक दूसरे को पहचानते तो थे, पर जिंदगी हमेशा टकराव में नहीं बीती थी। फिर भी इतिहास के बोझ, समाज की आदतों और राजनीति की आग ने कई बार दीवारें खड़ी की थीं। बुजुर्गों को याद था कि कैसे पहले स्कूल में बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता था, कैसे कुएं पर पानी भरने को लेकर बहस होती थी। समय बदला, कानून बदले, मगर मनों में जमी धूल पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। गांव का नाम था रामपुरवा, जो लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर घने खेतों और छोटी छोटी नदियों के बीच बसा था। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान थे, जो धान और गेहूं की फसल पर निर्भर रहते थे। सुबह सुबह खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आवाजें, गायों की घंटियां और बच्चों के खेलने की हंसी से गांव जागता था। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा रुका हुआ सा लग रहा था। लोग अपने घरों से निकलकर चौपाल की ओर जा रहे थे, जहां एक छोटा सा मंच सजाया गया था। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज जैसे इस ऐतिहासिक पल को आशीर्वाद दे रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित हरिनारायण तिवारी सुबह से ही चौपाल पर बैठे थे। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, मगर आज उनमें एक चमक भी थी। हरिनारायण जी की उम्र करीब 80 साल की थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जो उनके जीवन की लंबी यात्रा की कहानी कहता था। वे गांव के पुराने मंदिर के पुजारी थे, और पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। उनके पास बैठे उनके बेटे, बहू और कुछ नौजवान थे। हरिनारायण ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं है, ये हमारे मन की भी स्थापना है। बहुत देर कर दी हमने। उनकी आवाज में एक गहरा अफसोस था, जैसे वे अपने अतीत की गलतियों को याद कर रहे हों। उनके बेटे राजेश तिवारी, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, ने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, अब तो सब ठीक हो जाएगा। हमने जो फैसला लिया है वो सही है। राजेश की आंखों में भी एक भावुकता थी। वो जानते थे कि ये फैसला उनके परिवार के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन अब ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये बात कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। गांव के स्कूल में संविधान दिवस मनाया जा रहा था। स्कूल छोटा सा था, जहां करीब 100 बच्चे पढ़ते थे। मास्टर जी, जिनका नाम था सुरेश यादव, ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक ब्राह्मण पिता का बेटा, जिसने समाज की सबसे कठोर असमानताओं को झेला, आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माता बना। सुरेश जी की आवाज में जोश था। वे कह रहे थे, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि समानता सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि दिलों में होनी चाहिए। उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई, लेकिन उनका संदेश पूरे समाज के लिए था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। स्कूल की दीवारों पर संविधान की कुछ तस्वीरें लगी थीं, और बाहर खेलते बच्चों की हंसी अब थम गई थी। भाषण के बाद बच्चों ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में सवाल उभरे। एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम था रानी, ने घर जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, अंबेडकर कौन थे? क्यों उन्हें इतना दुख सहना पड़ा? रानी की माँ, जो एक दलित परिवार से थी, ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, वे हमारे जैसे लोगों के लिए लड़े थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। ये सवाल कई घरों में पहुंचे। बच्चों की मासूमियत ने बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी दौरान गांव में एक घटना हुई। नहर के पास सफाई अभियान था। गांव के सरपंच ने सबको बुलाया था। सभी जातियों के लोग आए।
काम करते करते बातचीत हुई, हंसी मजाक हुआ। धूप तेज थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। किसी ने कहा, गांव में अगर कोई ऐसी जगह हो जो हमें बराबरी की याद दिलाए तो अच्छा हो। ये बात हवा में नहीं गई। कुछ ब्राह्मण युवाओं ने इसे पकड़ लिया। उनमें से एक था अजय शर्मा, जो गांव का एक युवा किसान था। अजय ने घर जाकर अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, अंबेडकर के भाषण सुने। अजय को याद आया कि कैसे बचपन में वो अपने दलित दोस्तों से अलग खेलता था क्योंकि घर वाले मना करते थे। अब वो सोचता था कि क्यों वो दीवारें थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास को एक तरफा पढ़ा है। रात रात भर वे बातें करते। अजय की पत्नी सीमा भी इसमें शामिल हुई। सीमा ने कहा, अजय, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो खुद से शुरू करना होगा। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? सीमा की बातों में मातृत्व की गहराई थी जो इमोशनल रूप से सबको छू गई। एक शाम मंदिर के बाहर बैठक हुई। पहली बार खुलकर बात रखी गई। मंदिर का प्रांगण शाम की रोशनी में चमक रहा था। पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराती हुईं। गांव के ब्राह्मण परिवारों के लोग इकट्ठे थे। किसी ने कहा, अगर हम सच में बराबरी में विश्वास करते हैं तो हमें दिखाना होगा। दूसरे ने कहा, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे? तीसरे ने जवाब दिया, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। बहस चली, आवाजें ऊंची भी हुईं, मगर अंत में सहमति बनी। पंडित हरिनारायण ने सबको शांत किया और कहा, बेटा, डरना मत, यह ईश्वर का काम है। उनकी बात से सबका मन मजबूत हुआ। तय हुआ कि गांव में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाएगी और खर्च ब्राह्मण परिवार मिलकर उठाएंगे। ये फैसला सुनकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि वर्षों की कुंठा का अंत था। यह फैसला आसान नहीं था। बाहर के कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, कुछ ने राजनीति का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर बातें उछलीं। एक रिश्तेदार ने फोन पर कहा, तुम पागल हो गए हो? ब्राह्मण होकर दलित की मूर्ति? लेकिन गांव के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने मन का बोझ हल्का कर दिया हो। चंदा इकट्ठा हुआ। मूर्तिकार से बात हुई। मूर्ति ऐसी हो जिसमें गरिमा हो, सादगी हो और संविधान हाथ में हो, यही तय हुआ। मूर्तिकार, जो पास के शहर से था, ने कहा कि वो पूरी मेहनत से बनाएगा। चंदा इकट्ठा करने में हर घर से योगदान आया। एक बुजुर्ग ब्राह्मण महिला ने अपनी बचत की सारी रकम दे दी, कहते हुए कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। उनकी बात सुनकर सब भावुक हो गए। मूर्ति बनकर आई तो पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। कुछ लोगों की आंखें नम थीं। किसी ने कहा, इतनी सुंदर है। किसी ने धीरे से जोड़ा, इतनी देर क्यों लगी हमें? मूर्ति को देखकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि अगर पहले ऐसा होता तो कितने जीवन बदल जाते। स्थापना की तारीख तय हुई। खबर आसपास के गांवों तक पहुंची। कुछ लोग देखने आने की बात करने लगे। गांव में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या सब ठीक होगा? क्या कोई विरोध करेगा? स्थापना वाले दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गईं। साफ सफाई हुई, फूल मंगाए गए। मंच सादा था। न कोई बड़ा नेता बुलाया गया, न कोई भारी भाषण तय था। बस गांव की आवाज होनी थी। ब्राह्मण महिलाएं प्रसाद बना रही थीं और दलित परिवारों की महिलाएं फूलों की मालाएं गूंथ रही थीं। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। सीमा और रानी की मां साथ में काम कर रही थीं। वे हंस रही थीं, बातें कर रही थीं। सीमा ने कहा, बहन, आज लगता है जैसे हम एक परिवार हैं। रानी की मां ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब तो हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले गांव के बच्चों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। शब्द हवा में गूंजे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। हर शब्द जैसे सीधे दिल में उतर रहा था। बच्चे की आवाज में मासूमियत थी जो सबको छू गई। फिर पंडित हरिनारायण खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन भर पूजा पाठ किया, शास्त्र पढ़े, मगर इंसान को इंसान समझने में देर हो गई। उन्होंने अंबेडकर को सिर्फ एक जाति का नहीं, पूरे देश का नायक बताया। उनकी बात सुनकर सब चुप थे। हरिनारायण जी ने अपने अतीत को याद किया, कैसे उन्होंने एक बार एक दलित बच्चे को मंदिर में घुसने से रोका था। अब वो पछता रहे थे। मैंने गलती की, उन्होंने कहा,
और आंसू बहने लगे। इसके बाद दलित समाज के एक बुजुर्ग को बोलने के लिए बुलाया गया। उनका नाम था रामलाल। रामलाल की उम्र 70 के पार थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वे यह दिन देखेंगे। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा कि आज उन्हें सम्मान महसूस हो रहा है। उनकी बात खत्म होते होते कई आंखें भीग चुकी थीं। रामलाल ने अपनी जिंदगी की कहानी साझा की, कैसे उन्होंने बचपन में स्कूल में अलग बैठना पड़ा, कैसे पानी के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वे खुश थे। ये मूर्ति मेरे जैसे लोगों के लिए उम्मीद है, उन्होंने कहा। मूर्ति से पर्दा हटाया गया। तालियां बजीं। कुछ लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। धूप में कांस्य की मूर्ति चमक रही थी। आम्बेडकर का चेहरा शांत था, आंखों में दूर तक देखने की दृष्टि। ऐसा लग रहा था जैसे वे गांव को देख रहे हों और पूछ रहे हों कि अब आगे क्या। मूर्ति को देखकर गांव की एक युवती प्रिया, जो दलित परिवार से थी, ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब मैं पढ़ूंगी और कुछ बनूंगी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। दिन भर लोग आते जाते रहे। बच्चों ने मूर्ति के पास खेला, बुजुर्ग बैठे रहे। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने पानी। बातें बदली बदली थीं। कोई कह रहा था कि गांव की पहचान बदलेगी। कोई डर भी जता रहा था कि बाहर से राजनीति घुसेगी, मगर अधिकतर को लग रहा था कि कुछ सही हुआ है। शाम को जब भीड़ कम हुई, कुछ नौजवान वहीं बैठ गए। उन्होंने तय किया कि मूर्ति सिर्फ देखने की चीज नहीं होगी। वहां किताबें रखी जाएंगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, संविधान की बातें होंगी। उन्होंने इसे एक जीवित जगह बनाने का सपना देखा। अजय ने कहा, ये जगह हमारी एकता का प्रतीक बनेगी। सबने सहमति जताई। अगले दिनों में असर दिखने लगा। स्कूल में चर्चा बढ़ी। बच्चे सवाल पूछने लगे। त्योहारों पर एक दूसरे के यहां आना जाना बढ़ा। मतभेद खत्म नहीं हुए, मगर बातचीत शुरू हो गई। यही सबसे बड़ा बदलाव था। एक त्योहार पर दिवाली के समय ब्राह्मण परिवारों ने दलित घरों में दिए दिए और बदले में उन्हें मिठाई मिली। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इमोशनल रूप से बड़ी। लोग अब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने लगे। एक बार जब रामलाल बीमार पड़े तो पंडित हरिनारायण खुद उनके घर गए और दवा लाकर दी। ये देखकर गांव वाले हैरान थे, लेकिन खुश भी। कुछ महीनों बाद एक अखबार में छोटी सी खबर छपी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में ब्राह्मणों ने मिलकर डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति बनवाई। खबर छोटी थी, मगर उसका मतलब बड़ा था। गांव के लोग अखबार देखकर मुस्कराए। उन्हें पता था कि असली खबर तो उनके दिलों में छपी है। अखबार पढ़कर राजेश ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। सबने हामी भरी। समय के साथ मूर्ति उस गांव की पहचान बन गई। बाहर से लोग आने लगे, सवाल पूछने लगे। गांव के लोग थकते नहीं थे जवाब देते देते। वे कहते थे कि ये किसी एहसान की कहानी नहीं है, ये समझ की कहानी है। ये कहानी है उस दिन की जब उन्होंने अपने भीतर की दीवारें गिराने की कोशिश की। एक बार एक पत्रकार आया और इंटरव्यू लिया। उसने पूछा, क्यों किया ये? पंडित हरिनारायण ने कहा, क्योंकि हम इंसान हैं। उनकी बात सरल थी लेकिन गहरी। और हर सुबह जब सूरज उस मूर्ति पर पड़ता तो लगता जैसे उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में इतिहास और वर्तमान ने हाथ मिला लिया हो और भविष्य की ओर एक शांत मजबूत कदम बढ़ाया हो। गांव अब बदल चुका था। बच्चे मूर्ति के पास खेलते और बड़े अपनी कहानियां साझा करते। ये बदलाव इमोशनल था क्योंकि ये दिल से आया था। अब अगर आपको ये कहानी छू रही है और आप ऐसी सच्ची इमोशनल कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल रियल स्टोरीज बाय ज्ञानेंद्र को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आइए हम गहराई में उतरें और देखें कि इस फैसले से पहले क्या क्या हुआ। गांव रामपुरवा की स्थापना सदियों पहले हुई थी। यहाँ के ब्राह्मण परिवार पुराने जमींदार थे जिन्होंने भूमि सुधार के बाद भी अपनी इज्जत बनाए रखी। पंडित हरिनारायण के दादाजी गांव के मुखिया थे और उन्होंने कई नियम बनाए थे जो जाति आधारित थे। हरिनारायण जी बचपन से उन नियमों में पले बढ़े, लेकिन विश्व युद्ध के बाद जब देश आजाद हुआ तो बदलाव की हवा चली। फिर भी गांव में पुरानी सोच बनी रही। हरिनारायण जी की शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई और उनके बच्चे भी उसी परंपरा में बड़े हुए। लेकिन राजेश, उनका बेटा, शहर में पढ़ा था। वहां उसने देखा कि दुनिया बदल रही है।
कॉलेज में उसके दोस्त हर जाति से थे और उसने सीखा कि दोस्ती में जाति नहीं देखी जाती। घर लौटकर उसने पिता से बात की, लेकिन हरिनारायण जी ने कहा, बेटा समाज है, नियम है। लेकिन अब सालों बाद वही राजेश इस बदलाव का हिस्सा था। दूसरी तरफ दलित परिवारों की कहानी दुख से भरी थी। रामलाल के पिता मजदूर थे जो ब्राह्मणों के खेतों में काम करते थे। उन्हें कम मजदूरी मिलती और सम्मान नहीं। रामलाल ने बचपन में देखा कि कैसे उनके पिता को जूते उतारकर बात करनी पड़ती थी। वो खुद स्कूल गए, लेकिन अलग बैठकर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और अब उनकी पोती रानी स्कूल में टॉप करती थी। रानी की माँ सुनीता एक मेहनती महिला थी। वे घर घर जाकर काम करती, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती। सुनीता को याद था कि कैसे एक बार बाढ़ आई और ब्राह्मण परिवारों ने मदद नहीं की, लेकिन अब मूर्ति स्थापना में वे साथ काम कर रही थीं। ये उनके लिए इमोशनल था, क्योंकि ये उनके संघर्ष का सम्मान था। स्कूल के संविधान दिवस से पहले गांव में कई छोटी घटनाएं हुईं जो बदलाव की नींव रखीं। एक बार एक दलित बच्चा बीमार पड़ा और राजेश ने खुद उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दी। ये छोटी बात थी, लेकिन गांव में चर्चा हुई। लोग कहने लगे, राजेश जी अच्छे हैं। फिर नहर सफाई में सब साथ आए। वहां हंसी मजाक हुआ। अजय ने रामलाल से कहा, चाचा आपका अनुभव बहुत है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अनुभव दुख से आता है। उनकी बात से अजय सोच में पड़ गया। रात को घर जाकर उसने किताबें पढ़ी। उसने अंबेडकर की जीवनी पढ़ी, जिसमें लिखा था कि कैसे अंबेडकर को पानी नहीं मिलता था, स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। अजय को लगा कि ये उनकी कहानी जैसी है। वो भावुक हो गया और तय किया कि कुछ करना है। मंदिर की बैठक में बहस लंबी चली। एक ब्राह्मण ने कहा, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। दूसरे ने कहा, परंपरा बदल सकती है। हरिनारायण जी ने शास्त्रों से उदाहरण दिए कि ईश्वर सब में है। उनकी बात से सब सहमत हुए। फैसला होने के बाद चंदा इकट्ठा करने में मुश्किल आई। कुछ परिवारों ने मना किया, लेकिन सीमा ने महिलाओं से बात की। उसने कहा, बहनों ये हमारे बच्चों के लिए है। महिलाएं भावुक हुईं और चंदा आ गया। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाते समय कहा कि वो अंबेडकर की आंखों में सपना डालेगा। मूर्ति आने पर गांव में जश्न सा हुआ। बच्चे दौड़कर देखने आए। रानी ने मूर्ति को छुआ और कहा, ये मेरे बाबा साहेब हैं। स्थापना के दिन सुबह से उत्साह था। महिलाएं गीत गा रही थीं। प्रसाद में लड्डू और फल थे। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तावना सुनकर सब भावुक हुए। हरिनारायण जी का भाषण दिल छू गया। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर गलत किया, अब सुधार रहा हूं। रामलाल का भाषण सरल था, लेकिन गहरा। पर्दा हटने पर तालियां गूंजी। लोग मूर्ति को निहारते रहे। शाम को नौजवानों ने योजना बनाई। वे किताबें लाएंगे, पढ़ाई करेंगे। बाद के दिनों में गांव बदला। त्योहार साथ मनाए गए। मतभेद सुलझे। अखबार की खबर से गर्व हुआ। बाहर से लोग आए और गांव वाले गर्व से बताते, मूर्ति अब प्रेरणा थी। हर सुबह सूरज की किरणें मूर्ति पर पड़ती और लगता कि भविष्य उज्जवल है। अगर आपको ये इमोशनल यात्रा पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां सुनें जो दिल को छूती हों, तो चैनल रियल स्टोरीज बाय ज्ञानेंद्र को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं। आपका साथ हमें प्रेरित करता है। इस कहानी का अगला पार्ट भी है। प्रिया जो युवती थी, उसने मूर्ति से प्रेरणा लेकर पढ़ाई शुरू की। वो कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन परिवार गरीब था। अजय ने मदद की और प्रिया ने परीक्षा पास की। यह देखकर गांव में लड़कियों में उत्साह आया। एक और घटना, जब बाहर से कुछ लोग विरोध करने आए, लेकिन गांव वालों ने शांति से समझाया। वे चले गए और गांव की एकता मजबूत हुई। हरिनारायण जी अब रोज मूर्ति के पास जाते और प्रार्थना करते। वे कहते, बाबा साहेब हमें माफ कर दो। उनकी ये आदत देखकर बच्चे सीखते। रामलाल अब खुश थे। बच्चे अब बिना डर के खेलते। सुनीता अब सीमा की दोस्त थी। वे साथ बाजार जाती, बातें करती। ये छोटे बदलाव थे, लेकिन इमोशनल। कहानी का असर दूर तक गया। पड़ोसी गांव में भी चर्चा हुई। कुछ ने वैसा ही करने की सोची। रामपुरवा अब मिसाल था। बच्चे अब अंबेडकर को अपना हीरो मानते। रानी ने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। उसके सपने पूरे गांव के थे।